हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी के करिकुलम को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो बीच में कहीं पहुंचे हैं, 10वीं क्लास पे हैं, तीसरे अध्याय पर हैं। तीसरा अध्याय थोड़ा सा ही बचा है, आज निश्चित तौर पे खत्म कर देंगे और अगली क्लास से चौथा अध्याय शुरू करेंगे। तो 10वीं क्लास में 5 ही अध्याय हैं, तो हम जो है और मेरे ख्याल से 5-6 क्लास में 10वीं क्लास पूरी तरह से खत्म कर देंगे और तब जो है थोड़ी गंभीर, थोड़ी सी ज्यादा, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल इकोनॉमिक्स शुरू होगी। क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स, 10वीं तक की इकोनॉमिक्स जो होती है आमतौर पे किसी भी विषय जैसी थोड़ी बेसिक होती है, थोड़ी प्राइमर होती है। लेकिन यह याद रखिएगा, उसका मतलब यह नहीं है कि यूपीएससी के एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप 10वीं तक के कंटेंट को इग्नोर कर दें। इनफैक्ट आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो आप पाएंगे कि आमतौर पे 10वीं तक की क्लास के कंटेंट से ही काफी सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है वो उसका पेपर जो है वो जनरल स्टडीज का है। वो सामान्य चीजें पूछता है, आसान चीजें पूछता है, बहुत कठिन, बहुत दुष्कर चीजें जो हैं वो पूछने से आमतौर पे बचता आया है। खैर चलिए, लंबी चर्चा इसको लेके नहीं करेंगे। 10वीं क्लास का हमारा आज तीसरे चैप्टर की आखिरी क्लास है, उसको हम जल्दी से शुरू करते हैं, फिर अगली क्लास से चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले आपको बता दूं, आज 30 तारीख है, तो भाई आज जो है हमारे पास एक मौका है कि अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो 2025 के लिए हमारा आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। यानी कि 2025 के लिए अब हम इसके बाद प्रतिज्ञा प्लस बैच लेकर नहीं आएंगे, ये बात आप याद रखिए। तो इसके बाद जो भी बैचेस आएंगे प्रतिज्ञा प्लस टाइप, वो 2026 और 27 के लिए आएंगे। 25 के लिए इसके बाद केवल क्रैश कोर्स जैसे बैचेस आएंगे केवल प्री के लिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि तैयारी से आप संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, कुछ कसर रह गई है, तो आप जो है इस बैच से जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाइए, 20,999 रुपए में आपको यह बैच मिल जाएगा। और भाई याद रखिए, बहुत अच्छा बैच है, आपकी पूरी तैयारी कराएगा, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की। तो आप इससे तुरंत जुड़ के अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। साथ के साथ अगर आप थोड़ा बाद में एग्जाम देने वाले हैं, 2026 में भी देने वाले हैं, तो याद रखिए हमारी जो सेल चल रही है, सेल का आज लास्ट डे है। बैच 27 तारीख से शुरू हो चुका है, लेकिन आप 29,999 तक में आप जुड़ सकते हैं। अगर आप आज जुड़ते हैं तो कल से इसके दाम बढ़ जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये 2026 के लिए है। ऐसे ही 2027 वाला जो हमारा बैच है वो आपको मिलेगा 34,999 का। ये दाम भी आपको केवल आज के लिए ही मिलने वाला है। तो जो भी बैच आपके लिए सूटेबल है, आप एजे लाइव कोड लगाकर उससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एकदम सही दिशा में लेकर जाइए। ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से तैयारी कीजिए, तो आप जो है ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा एक जिसको हम कहते हैं ज्यादा प्रभावशाली तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। तो यह प्रयास जरूर कीजिए, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आपकी एक बार पुस्तक देखते हैं और देखते हैं कि हम कहां पर थे पिछली क्लास में। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे आपके देश में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में साख जो है, ठीक है ना, आपका भाई ऋण लेने की जो प्रक्रिया है, औपचारिक ऋण क्या होता है, अनौपचारिक ऋण क्या होता है, सहकारी समिति का ऋण क्या है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। यहां तक हमने पढ़ा था, हम इस बात को समझे थे। आज लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 21 होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेक्चर नंबर यार। अगर कुछ मतलब गलत हो जाए तो आप इसको माफ कर दीजिएगा। अगर लेक्चर नंबर जो है गलत हो जाए, मैं एक बार तब भी चेक करने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे मिल जाए तो। हाँ, आज 21 ही होगा। पिछला वाला लेक्चर जो था वो 20वां था, तो आज जो है 21वां ही लेक्चर होगा। तो पिछली क्लास में हमने जानने समझने की कोशिश करी थी कि औपचारिक और अनौपचारिक साख जो है उसमें क्या होता है, क्या फर्क होता है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए। ये बात तो हम समझ गए कि यार औपचारिक साख जो है या औपचारिक ऋण जो है उसके ज्यादा फायदे हैं अनौपचारिक ऋण की तुलना में। औपचारिक ऋण जो है भाई, एक तो उसमें उत्पीड़न कम होता है। अगर मैं एक बार दोबारा यहां पर लिख भी दूं आपके लिए कि औपचारिक ऋण जो है, औपचारिक साख जो है, इसमें क्या है, यह ज्यादा नियंत्रित है। जैसा आपको पिछली क्लास में बताया था, नियंत्रित होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, इसमें उत्पीड़न कम हो रहा है। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, ऋण की कीमत कम है। एक ये पॉइंट मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताया था, तो आपको आज बता देता हूं। इसमें ऋण की कीमत कम है। इसका क्या मतलब हुआ,
ऋण की कीमत कम होने का मतलब यह है कि अगर आपने मान लो 100 रुपए ऋण लिया तो आपको उस पर कितना खर्चा करना पड़ रहा है लेने के लिए। भाई मान लो, देखो इस बात को समझो कि ऋण जो होता है आमतौर पर साइक्लिक तरीके से काम करता है। इसको ऐसे समझो कि मान लो मैंने एक ऋण लिया, ठीक है, अब उस ऋण को चुकाने पर मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, वो खर्चा मैं अपने व्यापार के विकास में नहीं कर पाऊंगा। ये बात सही है कि नहीं है? मान लो, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि यार मान लो मुझे कहीं से 1 लाख रुपए की आय होती है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को पिछले जो मैंने पहले जो ऋण ले रखा है उसको चुकाने की कीमत ही 50,000 है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मान लो मेरी आय है 1 लाख, इस वाले पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी आय है 1 लाख रुपए, लेकिन जो मेरे पर ऋण है, ऋण की कीमत क्या होती है? आमतौर पे ब्याज और मूल का मिला जुला भाग होता है। पहले आप ब्याज देते हो, मूल का हिस्सा देते हो, यह आपकी ऋण की कीमत है। आपके ऋण की कीमत 50,000 ही है। 50,000 आपके ऋण की कीमत है, ठीक है। इसको 40 कर देते हैं वरना नंबर एक जैसा लगेगा, कंफ्यूजन होगा। 40,000 है। तो जो 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, इनमें से 40,000 तो मुझे ऋण की कीमत के तौर पे देना पड़ रहा है। तो मुझे मान लीजिए अब जो मैं अपने व्यापार में जो और मैं तरक्की करना चाहता हूं, बेहतर काम करना चाहता हूं, तो मेरे पास खर्चे और निवेश के लिए केवल 60,000 बचे कि नहीं बचे? बात समझ रहे हो कि नहीं? देखिए आपको मैं ऐसे समझाता हूं कि बहुत साल पहले की बात है, जब मैं एक नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। एक स्टार्टअप था, बिल्कुल एक स्टार्टअप था। उससे आपको इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो स्टार्टअप में मैं एक तनख्वाह का नेगोशिएशन होता है ना, मैं कह रहा था मुझे इतने पैसे चाहिए, वो कह रहा था आपको हम इतने पैसे देंगे। तो 15-20 हजार रुपए महीना पे बात अटकी हुई थी। मतलब वो कह रहे थे कि आपको हम इतने पैसे देंगे, मैं कुछ अलग पैसे मांग रहा था, उसमें 20,000 रुपए का फर्क था। तो जो स्टार्टअप के फाउंडर थे उन्होंने मुझसे यही कहा कि यार देखो, मुझे 20,000 रुपए देने में मैं मानता हूं कि तुम ये ज्यादा पैसे डिजर्व करते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो तुम्हें मैं 20,000 रुपए अभी देना शुरू कर दूंगा तो इसको मैं अपनी कंपनी के विकास में निवेश नहीं कर पाऊंगा। और इस समय मेरे को अपनी कंपनी के विकास में हर जितना पैसा ज्यादा निवेश करूंगा उतना कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी। तो उन्होंने कहा कि इस बात को समझो कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए देना चाहता हूं, लेकिन अगर इस समय तुम्हें 20,000 रुपए कम देकर उनको मैं कंपनी के विकास में, कंपनी की मार्केटिंग में, इन चीजों में लगाऊंगा तो उससे मेरी कंपनी में 50,000 का राजस्व एक्स्ट्रा आएगा, कंपनी ग्रो करेगी। ये उनका तर्क था। मैं उनका तर्क समझ गया, हालांकि मैंने मानी नहीं उनकी मांग, मैं अड़ा रहा अपने पैसे पर और मुझे मिला, लेकिन उनकी बात एकदम जायज थी कि भाई अब यही बात यहां पर है। मान लो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, उसमें से 40,000 रुपए मुझे ऋण की कीमत में ही देना पड़ जा रहा है, तो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तो मेरे पास 60,000 बचे ना। तो जो इफेक्टिव कैपिटल है, जो वास्तविक पूंजी मेरे पास बच रही है, वो कम बच रही है। तो बात समझ रहे हो? अगर आप बहुत महंगे महंगे ऋण ले लेते हो तो उसका नुकसान क्या हो जाता है बेटा, महंगे ऋणों को लेने का, कि आपके पास इफेक्टिव पूंजी जो है वो कम बचती है व्यापार में निवेश के लिए, और आपको कम पूंजी पर काम चलाना पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई? ये लॉजिक समझ में आ गया? सिंपल सा लॉजिक है। ये छोटे छोटे फाइन पॉइंट्स इकोनॉमिक्स में समझने बहुत जरूरी हैं। यही इस सब्जेक्ट को मुश्किल भी बनाते हैं और आसान भी बनाते हैं। समझ में नहीं आता या भूल जाते हो उस पॉइंट को तो मुश्किल हो जाता है। समझ में आना था कितना सिंपल था यार। तो यही चीजें आपको जो है आसान बनाती है इस विषय को। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह आता है, हम सब मानते हैं, इस बात को जान गए मान गए कि औपचारिक साख जो है वो ज्यादा बेहतर है, वो बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलनी चाहिए। अब आप एक बात बताओ, अगर इस देश का एक गरीब किसान, एक ठेले वाला जो सड़क पे ठेला लगाता है, फ्रूट्स का, फलों का ठेला लगाता है, सब्जी का ठेला लगाता है, जो कचरा धोता है, जो कचरे का व्यापार करता है, अगर यह व्यक्ति बैंक में जाए किसी औपचारिक ऋण मांगने के लिए, आपको लगता है इसको औपचारिक ऋण मिलने वाला है? क्या आपको लगता है कि इसको औपचारिक ऋण मिलेगा? ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं? वही दूसरी ओर, मैं एक बड़े शहर में रहता हूं, एक ठीक ठाक घर में रहता हूं, ठीक ठाक पैसे कमाता हूं, अगर मैं एक बैंक में जाऊं औपचारिक ऋण मांगने तो शायद मेरे को मिल जाएगा। और अगर मुझसे भी ऊपर आप मुकेश अंबानी साहब को ले लें, तो शायद देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, वो जाएं, उनको तो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे ऋण मिल जाएगा। ये बात सही है कि नहीं है? तो बात आप समझ रहे हैं? तो औपचारिक ऋण जो है वो आर्थिक और सामाजिक, मतलब वो एक आर्थिक क्षमता के साथ जो है समानुपाती है कि नहीं है? आर्थिक क्षमता अगर आपकी बढ़ेगी तो आपके जीवन में औपचारिक ऋण मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।
औपचारिक ऋण की संभावना आपके जीवन में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ये बात मानते हो कि नहीं मानते? ये बात सही है? अरे होता है ना हमारे साथ। जैसे क्या होता है, मेरे को दिन में कम से कम 10 फोन आते हैं अलग अलग यहां वहां से कि सर पर्सनल लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, और मैं कहता हूं मेरे को नहीं चाहिए, मैं उसको ब्लॉक करता रहता हूं कि कितना परेशान करते हैं। और सच्चाई यह है कि आज मेरे को कर्ज की आवश्यकता नहीं है तो मेरे को रोज के 10 फोन आते हैं। जीवन में एक समय था जब मेरे को शायद पैसे की कमी थी, पैसे की जरूरत थी मेरे को बहुत ज्यादा, तो उस समय किसी ने लोन नहीं दिया। तो आप समझ लो, और ये फैक्ट है भाई, जिसके पास पैसे हैं उसको हर कोई लोन देने को तैयार है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको वास्तविकता में लोन की जरूरत है, उसे कोई लोन देने को तैयार नहीं है। ये बात सही है कि नहीं है? तो औपचारिक ऋण जो है वो आर्थिक क्षमता बढ़ने पर औपचारिक ऋण के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आपकी पुस्तक में भी देखेंगे इसके कारण वगैरह जो दिए हुए हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? यही आपकी किताब में दिया हुआ है। किताब हम पूरी पढ़ते हैं, किताब को मिस नहीं करते, तो किताब को यहां पर पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए, भारत में ऋण के स्रोत अगर आप देखें, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक ऋण आपको पता ही है, ये तो अच्छा हम कर चुके हैं, ये तो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, किसको क्या मिलता है? हां, ये देखिए, शहरी क्षेत्र में अगर आप देखें, ये वाले ग्राफ आपको दिख रहे हैं ठीक से? थोड़ा और बड़ा कर दूं? हां, बड़ा करने पे ब्लर हो जाता है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। हां जी, तो आप यहां पर देख सकते हैं गरीब परिवार जो है, यह क्या है, हां ये शहरी क्षेत्र है। गरीब परिवार, कम संपत्ति वाला परिवार, समृद्ध परिवार और अमीर परिवार, और जो नीला रंग है वो औपचारिक ऋण दिखाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे, देखिए पैटर्न समझिए, जैसे जैसे परिवारों की आर्थिक दशा सुधर रही है, औपचारिक ऋण की मात्रा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? देखिए बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? कि गरीब परिवार में आधे से ज्यादा 54% ऋण बेटा आज भी अनौपचारिक है। गरीब व्यक्ति जो है उसको आज भी जो है बैंक से लोन नहीं मिलता, वो रिश्तेदारों से, यहां वहां साहूकारों से, इन लोगों से ऋण लेके रहता है आज भी। और अमीर परिवार पे आप जाएंगे तो 83% ऋण जो है वो आपको कैसे मिल जाता है? औपचारिक स्रोत पे मिल जाता है। ये 17% भी बेटा जो अनौपचारिक है वो ऐसा होता है कि जहां पर घर वाले लोन दे देते हैं कि ठीक है तुम्हें बैंक के पास जाने की जरूरत क्या है। ठीक है, औद्योगिक घरानों में बहुत होता है कि एक बिजनेस इंडस्ट्री ने, एक बिजनेस हाउस ने दूसरे अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति को लोन दिया, वरना आप पाएंगे कि ये और ज्यादा है ये नंबर। तो जैसे जैसे आर्थिक संपन्नता बढ़ती चली गई, वैसे वैसे आप देखेंगे कि औपचारिक स्रोत जो है बढ़ता चला गया। वही जो आपको मैंने बताया कि गरीब आदमी को कोई बैंक लोन नहीं देगा, अमीर आदमी को हर कोई लोन देने को तैयार है। यह बात क्लियर हो गई। जबकि हम जानते हैं कि जो अनौपचारिक लोन है वो उत्पीड़न करेगा, और उत्पीड़न का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? गरीब पे पड़ेगा। मतलब जिसको सबसे ज्यादा औपचारिक ऋण मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता। यह एक आर्थिक समस्या है, यह एक साख की समस्या है। अब इस लेंस से, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप याद रखिएगा, क्योंकि आप सरकार की, अभी तो आप शायद आप में से ज्यादातर लोग बिगिनर्स होंगे, लेकिन आप जब यूपीएससी की हार्ड कोर तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जिनमें से ज्यादातर का मकसद होता है ऋण उपलब्ध कराना। आप देखेंगे तमाम तरह की सरकार की योजना आती है, प्रधानमंत्री श्रमजीवी योजना, ये योजना, वो योजना, ये नमस्ते योजना, तमाम तरह की योजनाएं आती हैं, जिनमें सरकार मेजरली क्या करती है? कहती है कि आपको हम लोन दे देंगे। मुद्रा योजना बड़ी चली थी वो। तो इन सब में क्या होता है? सरकार क्या कहती है कि आप, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम सरकार सॉल्व करना चाहती है, ये वाली प्रॉब्लम, इसको समझ रहे हो? तो सरकारी योजनाओं का ज्यादातर फोकस क्या होता है? जो गरीब और कम संपत्ति वाले परिवार भी हैं, उनको भी अगर हम आसानी से ऋण दिला दें, ठीक है भाई, ऋण के बाद वो काम कर पाए नहीं कर पाए, ये तो चांस की बात है भाई, चलो ये तो ठीक है, लेकिन कम से कम अवसर तो बराबर मिले। ये बात सही है ना भाई? उसके बाद तो चलिए तकदीर है, अपनी 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 कार्यकुशलता है, हर किसी का काम नहीं चलता, ठीक है, लेकिन मौका तो मिले भाई। अगर आपने उसको कैपिटल ही मुहैया नहीं कराया, उसको आपने पैसा ही नहीं दिया, तो काम कैसे करेगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? कम से कम उसको अवसर तो प्राप्त हो ठीक ठाक। यह सरकार की योजनाओं का पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवोटल पॉइंट है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपको उतना समझ में नहीं आए, अभी आपको लगेगा ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि सरकारी योजनाएं समझने का यह बहुत बड़ा लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट लेंस है कि ये जो है, तो इसीलिए निर्धनों को, यह आपकी किताब में नहीं लिखा है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, याद रखिएगा, जो निर्धनों को सरल ऋण प्रदान करना, सरल ऋण प्रदान करना, ये सरकारी, आप पाएंगे ज्यादातर सरकारी योजनाएं बेसिकली यही हैं।
और कुछ नहीं है। ये जो है, ये अधिकतम सरकारी योजनाओं का ये उद्देश्य है। अधिकतम जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, अधिकतम सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य यही होता है बस। ये हमेशा आप याद रखेंगे तो आपको कभी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप थोड़ा सा गेस भी मार के आप आओगे। देखो यूपीएससी में ये भी स्किल आनी चाहिए कि आपसे किसी योजना के बारे में पूछ लिया गया, आपको पता है नहीं, तो आप तब भी एक अच्छा सा गेस तो मार के आ पाओ कि हाँ यार लोन ही देते होंगे सस्ते दरों पे और क्या करेंगे, है ना। तो ये अगर आपको ना सूझे कुछ तो आमतौर पे लोन देते हैं सस्ते दरों पे, ज्यादातर योजनाओं का ये सबसे सेट तरीका होता है। ये क्लियर हुआ। चलिए अब आपकी पुस्तक पे भी चलते हैं। बात कर रहे थे किताब की, तो ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। अब ये तो हो गया शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र भी तो कहीं दिया होगा इन्होंने, कहां है? ग्रामीण क्षेत्र का ग्राफ ही नहीं दिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देना चाहिए यार, ये तो शहरी क्षेत्र का था ना। ओके चलिए, नहीं दिया कोई बात नहीं। अच्छा ग्रामीण क्षेत्र का ये रहा, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल ऋण आप देखेंगे तो व्यवसायिक बैंक 51% है, रिश्तेदार मित्र साहूकार 23%, जमींदार 1%, सहकारी समितियां 10%। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा ही है, जो धनवान व्यक्ति है उसको मिल जाता है। ठीक है, यह बात क्लियर है, यहां पे आपको स्पष्ट हो गया। करीब आधा ही ऋण जो है, 60% के आसपास ऋण जो है वो औपचारिक है, बाकी 40% ऋण जो है वो अनौपचारिक है ग्रामीण क्षेत्रों में भी। ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए यहां पे उन्होंने एक चित्र भी दिया है, ये क्या हुआ, यहां पर उन्होंने एक चित्र भी दिया है। देखिए एक व्यक्ति जो है, जो रजाइयां बुन रहा है, कंबल बना रहा है, वो कह रहा है कि आप मानते हैं बैंक मुझे ऋण देंगे? अगर ये व्यक्ति बैंक जाए ऋण लेने के लिए कि भैया मुझे अपनी दुकान खोलनी है, अपना प्रोडक्शन जो है वो दुगना करना है, आपको लगता है बैंक इसको ऋण देगा? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। एक तो बड़ी समस्या होती है आपके पास कि बैंक, देखिए बैंकों के भी व्यापार को हमको समझना चाहिए, इसके दूसरे पक्ष को समझिए। बैंक को विलन मत मानिएगा। बैंक के ऊपर भी स्थिरता की जिम्मेदारी होती है। बैंक के सामने क्या चुनौती होती है? बैंक के सामने चुनौती होती है स्थिरता की। बैंक को यह देखना है कि हमारे बहुत ज्यादा ऋण ऐसे ना हो जाएं जो चुकाए ना गए हों। क्योंकि अगर बैंक अस्थिर हो जाएगा, आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर बैंक में अस्थिरता आ जाएगी तो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था हिलने डुलने लगेगी, पूरी अर्थव्यवस्था कंगाली बर्बादी की कगार पे आ जाएगी। क्योंकि अगर बैंकों से लोगों का विश्वास चला जाता है, भाई आज की तारीख में मेरे पास जितने भी पैसे हैं, मेरे घर पे तो कुछ नहीं है, मेरे थोड़ा ना मैंने घर पे कोई कैश का बंडल जमा करके रखा है, ऐसे आपके साथ भी होगा। आपके पास भी, आप में से कुछ लोग भी धनवान भी होंगे, तो आपके पास जितने भी पैसे हैं घर पे रखे हैं क्या? अरे बाबा सारे पैसे बैंक में ही तो रखे हैं, अलग अलग बैंकों में रखे हैं, लेकिन है तो बैंक में ही। कोई किसी बैंक में, कोई किसी बैंक में, हो सकता है किसी की एफडी करा रखी हो सकता है किसी का आपने कोई योजना ले रखी हो सकता है सेविंग्स अकाउंट में ही हो, पर है तो बैंक में ही। तो मैंने सोचो अपने सारे जीवन की जमा पूंजी एक संस्थान में छोड़ी है और मैं आराम से सोच के बैठा हूं कि हाँ ठीक है मेरे पास तो ठीक ठाक पैसे हैं। ये क्यों? क्योंकि मैं बैंक पे विश्वास करता हूं। बात सही है कि नहीं है? मैं उस बैंक पे विश्वास करता हूं कि मैं जब मांगूंगा मेरे को मिल जाएंगे। तो बैंकों की स्थिरता जो है वो अपने आप में बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्वास क्यों है? क्योंकि मुझे पता है भारत में बैंक स्थिर है। मान लो रोजाना बैंक गिरने शुरू हो जाए, रोजाना बैंक जो है वो दिवालिया कंगाल होने शुरू हो जाएं, तो यार मैं पहला काम क्या करूंगा? मैं पैसे बैंक से निकाल लाऊंगा। भले ही उनको फिर मैं सोने में तब्दील करके सोने के सिक्के बनवा के रख लूं या अपने घर में कहीं छुपा के रख लूं, लेकिन अगर बैंक ऐसे फेल होने लगेंगे तो मैं बैंक में तो पैसा नहीं रखूंगा। ये बात क्लियर है? तो बैंकों के सामने स्थिरता की चुनौती होती है। बैंक को यह देखना होता है कि वो एक तो व्यक्ति के दस्तावेज पूरे हों, दस्तावेज पूरे हों, यह आवश्यक है। यह भारत में बहुत बड़ी समस्या है एक। और दूसरा, व्यक्ति की चुकाने की सामर्थ्य हो, कि व्यक्ति जो है वो अपना ऋण चुका पाए, उसकी चुकाने की सामर्थ्य हो। बैंक इन दोनों चीजों को चेक करता है और आमतौर पे निर्धन लोग जो हैं वो इन दोनों चीजों को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। कि दस्तावेज दस्तावेज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही है। एड्रेस प्रूफ तो यार मतलब बहुत कम, जैसे आप जो भी रेंटेड, मैं एक रेंटेड घर में रहता हूं, किराए के घर पे रहता हूं, तो एड्रेस प्रूफ का तो बड़ा प्रॉब्लम मेरे को भी होता है यार। क्योंकि अब यार मैंने अपना आधार कार्ड मान लो 6 साल पहले बनवाया था, तब मैं किसी और घर में रहता था, मेरे आधार कार्ड पे वो एड्रेस है, अब मैं कहीं और रहता हूं, तो एड्रेस प्रूफ का प्रॉब्लम तो है ही है। और गांव देहात का व्यक्ति जो है, जो गांव में रहता है, कहीं रहता है, गरीब व्यक्ति स्लम में रहता है, एक चौल में रहता है, एक जिसको हम कहते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसका तो यार एड्रेस प्रूफ क्या होगा?
ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा चुकाने की सामर्थ्य जो है यार, वो व्यक्ति अपनी जो दिहाड़ी मजदूर है वो अपनी नियत इनकम कैसे दिखाएगा? मुझे अगर दिखानी है तो फिर भी मैं अपनी पे स्लिप दिखा दूंगा कि भैया देखो मेरे को हर महीने एक वेतन मिलता है, ठीक है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति दिखा सकता है क्या? एक व्यक्ति जो ठेला लगाता है, एक व्यक्ति जो मान लीजिए दिहाड़ी मजदूरी करता है, बढ़ई का काम करता है, वो दिखा सकता है कि अपनी नियत इनकम? तो बैंक जो है उसको लोन देने में अचकचाता है, हिचकिचाता है, क्योंकि बैंक को भी अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसके लिए भी कई बार क्या करती हैं सरकारें, इसके लिए क्या करती हैं आपको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र ऋण घोषित करती हैं। प्राथमिक क्षेत्र ऋण क्या होते हैं? सरकारें कुछ क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र घोषित कर देती हैं, जैसे कृषि हो गया या लघु उद्योग हो गए, और बैंकों के लिए नियम बना दिए जाते हैं कि तुम जितने भी लोन दोगे कुल मिला के उसके 40% तो तुम्हें प्राथमिक क्षेत्र को ही देने पड़ेंगे, वरना बैंक का बस चले तो वो तो केवल बड़े बिजनेसमैन को ही लोन दे, किसी भी व्यक्ति को जिससे थोड़ा भी रिस्क हो उसको लोन देगा ही नहीं। तो इसीलिए सरकारों ने इसके नियम बनाए हैं। सरकारों ने बैंकों के लिए यह भी कहा है कि गांव में ब्रांच भी खोलनी पड़ेगी तुमको। पहले बैंक नहीं खोलते थे, सरकारों ने सख्ती करी और कहा कि ब्रांच खोलनी पड़ेगी गांव में। ऐसे कैसे नहीं खोलोगे यार? बात समझ लो, आपको हर जगह अपना विस्तार करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो केवल शहरी क्षेत्र में ही बैंकिंग करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं हम खोलेंगे ही नहीं, ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। ये आगे आप पढ़ेंगे, बैंकिंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग आगे, मेरे ख्याल से 11वीं क्लास में है। लेकिन अभी जो है ये तब भी कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो बैंक जो है वो आमतौर पे इन चीजों के आधार पर ऋण देने की प्रक्रिया पूरी करते हैं, जो कि थोड़ी चिंताजनक हो जाती है, जो कि थोड़ी निर्धनों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, जिनके पास बेहतर, जिसको हम कह सकते हैं एक नियत आय नहीं है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और उस कारण से ऐसे लोग ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। सरकारी योजनाएं याद रखिएगा, सरकारें ये प्रयास करती हैं कि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा औपचारिक ऋण दिए जाएं। उसी के लिए सरकार ने जनधन योजना भी चलाई थी, जैसा आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया। ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर है, कोई खास मुश्किल है नहीं, ये आसान है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्वयं सहायता समूह पर। इसके पहले आपको मैंने पढ़ाए थे सहकारी समूह। सहकारी समूह का ही एक और छोटा वर्जन है जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। इसको मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के जरिए, इस एग्जाम्पल से। तो आजकल ये व्यक्ति प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस तो भाई पहले अर्थशास्त्री थे, 2006 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, पर आजकल ये बांग्लादेश के शासक बन गए हैं, वहां के अंतरिम सरकार के ये प्रमुख हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के। तो खैर ये एक राजनीतिक बात है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि यार गरीबों, बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वही जो भारत में भी बहुत जगह फेस कर रहे हैं। बांग्लादेश की भी स्थिति जो है भारत जैसी है यार, कि भारत जैसी ही थी कि गरीब बहुत थे, उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जिसे हम कहते हैं, औपचारिक साख का कोई तरीका था नहीं। तो मोहम्मद यूनुस साहब जो थे, ये एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने जो है इस समस्या पर बहुत अध्ययन किया था, बड़ा विचार किया था कि यार गांव के लोगों को ऋण तो चाहिए, बिना ऋण के तो आर्थिक तरक्की होगी नहीं, और ऋण कैसे लाके दे यार, इसका क्या तरीका निकाला जाए, क्या व्यवस्था की जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर मैं एक ग्रुप बना दूं, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या कहा कि यार अगर मैं 10,000 ग्रामीणों का एक समूह बना दूं, सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या किया इन्होंने, अगर मैं आपको ग्रामीण बैंक पहले लिख देता हूं, वरना फिर आप नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा है। अगर मैं ग्रामीण बैंक की बात करूं जो बांग्लादेश में बनाया गया, तो मान लीजिए इन्होंने क्या कहा कि भाई मैंने क्या किया, 10,000 ग्रामीण इकट्ठे किए, ठीक है। हर ग्रामीण से मैंने 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, 100 रुपए तो हर कोई दे सकता है, तो कितने हो गए, 10 लाख रुपए हो गए। अब ये 10 लाख रुपए जो हैं, ये हमारे ग्रुप का कुल पैसा हो गया, ठीक है। अब इस 10,000 लोगों, देखिए सारे 10,000 लोगों को तो हमेशा ऋण की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए इनमें से 100 लोगों को ऋण की आवश्यकता है, तो उन 100 लोगों को हमने 10-10 हजार के ऋण बांट दिए और उनसे कुछ ब्याज लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब चलिए 10,000 मैंने ज्यादा लोग लिख दिए, उनको हमने जो है थोड़े से कुछ लोगों को हमने ऋण दिया। इसके जरिए हमने क्या किया, कुछ लोगों को ऋण दिया, ठीक है, उनसे ब्याज लिया, ब्याज भी मॉडरेट, दमनकारी ब्याज नहीं लिया, नॉर्मल सामान्य ब्याज लिया। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि एक छोटा सा समूह है, आसपास के ही लोग हैं, उन सबने कंट्रीब्यूट किया है, तो बेटा इस ऋण की क्या हो जाती है, एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी हो जाती है। ये बात समझे कि नहीं समझे, कि भाई एक शहर, एक कस्बे के ही लोग हैं जिन्होंने आपस में मिलकर अपना ये स्वयं सहायता समूह बनाया है ग्रामीण बैंक।
तो सबका पैसा उसमें लगा हुआ है। तो मान लो आप भी उसके सदस्य हो, मैं भी उसका सदस्य हूं, हम तो एक दूसरे को जानते हैं, आसपास में ही रहते हैं, पड़ोसी हैं। तो मैंने अगर ऋण लिया और मेरा चुकाने का मन थोड़ा कम है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चुकाऊंगा यार, है ना, कि मैं ऋण नहीं चुकाऊंगा, ये तो मतलब मैं तो लेके भाग जाऊंगा पैसा, क्या ही कर लोगे मेरा। ठीक है, क्योंकि भारत जैसे देश में या बांग्लादेश जैसे देश में भी न्यायिक प्रक्रिया तो बहुत तेज है नहीं, कानून से किसी को बहुत ज्यादा डर लगता नहीं है कि कानून में चलता रहेगा केस, अपने को क्या है, पैसे लेके भाग जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो आदमी जो है कानून से डरे ना डरे, सामाजिक अपमान से डरता है। डरता है कि नहीं डरता? तो भाई मान लीजिए मैं एक ऐसे मोहल्ले में रहता हूं जहां पर सबने इस ग्रामीण बैंक में निवेश किया है, और अगर मैं लोन लेकर वापस ना करूं तो मोहल्ले के लोग मुझे कोसेंगे कि नहीं कोसेंगे? बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि आप सबका पैसा लगा है भाई। मान लो इस क्लास को अभी 500 लोग देख रहे हैं, तो आप सब 500 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उस लोन में, तो मैंने जो लोन लिया है वो आपका ही तो पैसा लिया है। अब अगर इस पैसे को मैं वापस नहीं करूंगा तो मोहल्ले में मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे साथ आप संबंध खराब कर लोगे कि नहीं करोगे? मोहल्ले में मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेटा मोहम्मद यूनुस का जीनियस ये था कि आमतौर पे इंस्टीट्यूशनल बैंक जो हैं, औपचारिक बैंक, ये मानते थे कि गरीब लोग ऋण वापस नहीं देंगे। मोहम्मद यूनुस ने बेटा ग्रामीण बैंक बना के दिखाया, और ग्रामीण बैंक में सबसे गरीब लोग, सबसे निर्धन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, और ये सामाजिक दबाव का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या इंश्योर किया, क्या नंबर था, मैं देखते आपकी पुस्तक में दिया है कि नहीं, मेरे को 98 याद है, नहीं दिया ना इन्होंने कुछ भी। हां, तो आप देख सकते हैं डेटा ये कहता है कि ग्रामीण बैंक ने जो ऋण दिए, इनमें से 98% से ज्यादा ऋण वापस आए, जो कि किसी भी बैंक के औपचारिक ऋणों से कहीं ज्यादा है। यानी कि 2% से भी कम ऋण ऐसे थे जो लोगों ने वापस नहीं दिए। उनका जेन्युइन कारण भी हो सकता है ना भाई, 1-2% तो यार नहीं कर पाएंगे ना यार। मान लो मैंने फसल बोने के लिए ऋण लिया था, अब यार नहीं हुई फसल, यार मैं क्या करूं बताओ? बात समझ रहे हो? तो 1-2% समझ में आता है, लेकिन जो विलफुल डिफॉल्ट होता है ना, कि मैंने ऋण लिया, मेरा मन नहीं है देने का, इसलिए नहीं दूंगा, ये घटनाएं ग्रामीण बैंक में नहीं हुई, क्योंकि इसमें क्या फैक्टर इन्वॉल्व था? सामाजिक दबाव का फैक्टर इन्वॉल्व था, कि सब लोग जो है आसपास के हैं, एक दूसरे को जानते हैं। आमतौर पर ज्यादातर ऋण जो है महिलाओं को दिए गए, सारी महिलाएं वो पड़ोसी हैं, और अगर आप ऋण नहीं चुकाओगे तो भैया मोहल्ले में ना आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो मॉडल था, ये ग्रामीण बैंक नाम का मॉडल बनाया गया बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस साहब ने बनाया इस मॉडल को। तो 70 के दशक में छोटे पैमाने पे शुरुआत की, 2018 में इतना बड़ा मूवमेंट बन गया कि आप देख सकते हैं 9 लाख सदस्य थे, करीब 81-82 हजार बैंकों में फैले हुए थे, और जो है आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए 2006 में मोहम्मद यूनुस साहब को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि गरीबी को खत्म करना शांति की तरफ सबसे बड़ा कदम है। इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल नहीं दिया गया, शांति का दिया गया। ठीक है, क्योंकि आप यार गरीबी के अगर लोगों की खत्म कर दोगे तो शांति की तरफ ये सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, आपके स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, क्या आप क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, इसके आगे और क्या हो सकता है, अब आपको एसएचजी बता देता हूं। तो अब इसमें आपको ये तो बता ही दिया है। तो लोगों ने गरीबों को उधार देने के नए तरीके अपनाने की कोशिश करी है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके उनके बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। जो मैंने आपको बताया वही, विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य हैं, रोज मिलते हैं। प्रति व्यक्ति बचत जो है 25 रुपए, 100 रुपए, जो कॉन्ट्रीब्यूट करना है, बहुत छोटा छोटा पैसा आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद इसी कॉर्पस से इसमें क्या होगा कि स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, कि पहले तो आपने जो सदस्य का कंट्रीब्यूशन है, कि भाई सदस्य योगदान जो है, पहले आप क्या करते हैं, उससे एक फंड बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका फंड बन गया, इसमें सभी सदस्य जो हैं कुछ कुछ योगदान कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, 25 रुपए, 100 रुपए, जो आपको करना है वो आप योगदान इसमें करते जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये पहला फंड बन गया, ये पहला कॉर्पस बन गया। तो शुरू में आप इससे ऋण ले सकते हैं और आप उस ऋण को कुछ ब्याज के साथ चुकाएंगे। ठीक है, इसको आप ब्याज के साथ चुकाएंगे तो ये फंड और बढ़ता जाएगा। अगर ये जो आपका तरीका है, अगर ये सफलतापूर्वक चलता रहता है कुछ समय तक,
अगर ये आपका सफलता से चलता है कुछ समय तक, तो जैसा मैंने आपको सहकारी समूह में बताया था, इस फंड को दिखाकर आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। आप इस फंड को दिखाइए और आप बैंक से भी ऋण लेने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है, ये आपका स्वयं सहायता समूह का प्रक्रिया बच जाती है। बैंक इसको एक इकाई की तरह मान्यता देता है। भाई आपको फिर अगर ये फंड आपका चल रहा है कुछ वर्ष से, इसका कॉर्पस बढ़ रहा है, तो बैंक आपको दे देगा 10 लाख रुपए का ऋण। तो आपके पास एक 10 लाख रुपए का ऋण जो है वो इस फंड के पास आ जाएगा। उस 10 लाख रुपए के कॉर्पस से भी ये फंड जो है ये ऋण को वितरण करता रह सकता है, ऋण बांटता रह सकता है। ठीक है, तो ये एक नोवेल तरीका है, एक नया तरीका है। बांग्लादेश इसका प्राथमिक एग्जाम्पल है, जहां पे मोहम्मद यूनुस साहब ये करके बहुत लोकप्रिय हुए, उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म हो गया है, कुछ रह गया है? यही था इसमें, हाँ जी, और कुछ रहा नहीं। चलिए चैप्टर की समाप्ति। हाँ चलिए, तो भाई हालांकि कुछ 5 मिनट और बढ़ा सकते थे, लेकिन चलिए चैप्टर खत्म हो गया। तो अगली क्लास से ही करेंगे अपना चौथा चैप्टर शुरू। तो आज के लिए इतना ही। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा 2025 का जो P2I बैच जो हमारा है प्रतिज्ञा प्लस, वो आज से शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, ये आखिरी बैच है, इसके बाद ऐसा बैच नहीं आएगा 2025 के लिए। तो एजे लाइव कोड लगा के 20,999 में जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए। 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 29,999 में आप लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हैं। एजे लाइव कोड ही लगाना है, 27 से शुरू हुआ है, सेल आज तक की है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप इस बात को समझिए, इसमें क्या होता है, आपको पहले वर्ष जो है हम बेसिक तैयारी कराते हैं और उसके अगले वर्ष से आपको जो है थोड़ा सा यूपीएससी लेवल की तैयारी पे लेके आते हैं, ताकि सीधे यूपीएससी की तैयारी जो है वो आपको बहुत तेज ना लगे, उसमें आपको डर ना लगे। ये यहां पे सुनिश्चित किया जाता है, हर चीज आपको अच्छे से समझ में आए। 2027 के लिए ये बैच जो है 34,999 का आपको मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाते हैं। तो जो भी बैच आपके ईयर ऑफ अटेम्प्ट के साथ मैच करता हो, उससे आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।